अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान स्पोर्ट्स। और ये आप सनाउल्लाह साहब का जो ना वो एनालाइज सुने, क्या कहते हैं पाकिस्तानी टीम के ऊपर क्या कहते हैं। तो मैं ये प्ले करता हूँ, तो आप ये सुनना ये क्या कहते हैं। अस्सलाम दोस्तों, टीम इंडिया ने एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस किया तो उसमें सुरेश अय्यर, जायसवाल और ऋषभ पंत शामिल नहीं। ये तीन बड़े खिलाड़ी ना होने के बावजूद बहुत से लोग उनके स्क्वाड को ऑन पेपर मजबूत स्क्वाड कह रहे हैं और मेरा भी ख्याल है कि उनका स्क्वाड बहुत मजबूत है। मगर पाकिस्तानी टी20 क्रिकेटर जिनकी कारकर्दगी थोड़ी बेहतर रही है, मैं आपको उनके थोड़े से स्टैट बताऊंगा और इनके इस स्क्वाड में यानी टीम इंडिया के स्क्वाड के साथ थोड़ा सा मुआवजा करूंगा जो कि बेशतर क्रिकेटर्स के साथ शायद पाकिस्तान क्रिकेटर्स का नहीं बनता है। जैसे बुमराह है, जैसे अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा की आप देखा जाए। मगर कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसमें फखर जमान, हसन नवाज हैं, इनका मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि स्टैट किस तरह से कोप अप हो सकते हैं इंडियन क्रिकेटर्स के साथ। बट अगेन उनका पलड़ा पाकिस्तान से थोड़ा भारी रहेगा। बट एक इंपॉर्टेंट एक मिनट मैं इसको रोका इधर। ये कह रहे हैं कि इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा। भाई मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कि इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा। आप मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लें। ये कह रहे हैं कि इंडिया का पलड़ा भारी होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा। उसकी वजह ये है, पहले जब भी पाकिस्तान के साथ मैच होता था, वो पहले बड़े बड़े प्लेयर जो है ना वो इंडिया की टीम के साथ खेलते थे, लेकिन खरा होता था या रोहित शर्मा या विराट कोहली। ठीक है, तो वो दोनों जो है ना वो इस टीम में नहीं है और मैच बहुत अच्छा होने वाला है। 14 सितंबर को पाकिस्तान जीतेगा, लाजमी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा मैच। और मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेना आप। ये जो कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान का पलड़ा नहीं भारी, इंडिया का पलड़ा भारी है, तो एक और उनका प्लेयर नहीं है जडेजा। वो हमेशा क्रूशल वक्त के ऊपर आकर पाकिस्तान की विकेट ले जाता था और स्कोर भी कर जाता था। और जडेजा भी नहीं है स्टार उनके स्क्वाड में, रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है। जडेजा मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक बॉलिंग लगता था जब पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग करता था। ये तीन प्लेयर उनके नहीं हैं और पाकिस्तान के प्लेयर जो अब आए हैं वो प्रेशर सिचुएशन में खेल सकते हैं और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला लाजमी जीतेगा। और सुनते हैं आगे ये क्या कहते हैं, फिर हम बात दोबारा करेंगे। अपडेट ये कि प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब टीम इंडिया की मतलब अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साथ में सूर्य कुमार यादव भी बैठे थे, एक इंडियन जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा पाकिस्तान मैच के एतबार से। कि भारतीय मीडिया काफी दिनों से शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। उनके कुछ क्रिकेटर्स भी बात कर रहे थे कि इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच का बाइकआउट कर देना चाहिए। मगर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हुआ, शायद सवाल भी पूरा नहीं होने दिया, तो बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव ने मना कर दिया कि इस पर जवाब नहीं दे, नो क्वेश्चन ऑन पाकिस्तान। सो ये सीधा सीधा एक है कि भाई टीम भी अनाउंस हो गई है एशिया कप के लिए, पहले हाँ भी हो चुकी, गवर्नमेंट अप्रूवल भी हो चुकी, टीम इंडिया यूए में भी आ रही है, पाकिस्तान ने भी स्क्वाड अनाउंस कर दिया। सो आप इसको मोहर समझिए कि टीम पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच मैच जरूर होगा। और अब बात करते हैं दोनों टीमों के कंपैरिजन का। टीम इंडिया एशिया कप में मौजूद बाकी दूसरी टीमों सबसे डिफरेंट लग रही है और मजबूत ऑफकोर्स लग रही है। हमें रहता है हमेशा पाकिस्तान और इंडिया का खास मैच है, एक 14 को होना है और एक 21 को होना है जो आगे मरहले में जाएगा। अब फाइनल होता है या नहीं होता डिपेंड करेगा पाकिस्तान और भारत दोनों अपने अपने मैचेस कैसे खेल पाते हैं। मगर मैं कंपैरिजन मुझे लगता है बज़ाहिर नहीं बनता, क्योंकि इंडिया के सारे डेकोरेटेड टी20 के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के भी कुछ प्लेयर बहुत अच्छे हैं। बट मैं एक छोटा सा एक कंपैरिजन किया जिससे आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं इंडिया के बराबर में। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभिषेक शर्मा उनके टी20 के ओपनर हैं, 16 मैचेस में 535 रन हैं, एवरेज उनकी 33 की है, स्ट्राइक रेट 193 का है, 193 का स्ट्राइक रेट है। मतलब ये टी20 का मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान में किसी भी क्रिकेटर का 193 का स्ट्राइक रेट नहीं है, मैक्सिमम जिसका है वो हसन नवाज है, 175 का स्ट्राइक रेट है। बट उनका हम कंपैरिजन किसी और से करेंगे। ये मैं अभिषेक शर्मा एज एन ओपनर देखें तो हमारे पास साइम अयूब। तो ये भाई कह रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट जो है ना अभिषेक शर्मा का बहुत ज़्यादा है, 193 का है। तो भाई ये देखिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना वो इतनी आसानी से उनको रन नहीं करने देगी। उसकी वजह क्या है, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं शारजाह दुबई में, और आपने देखा कि पाकिस्तान उस वक्त पीक के ऊपर था, इस लेवल के ऊपर था पाकिस्तान जब पाकिस्तान शारजाह दुबई में खेला, क्योंकि पाकिस्तान को वो विकेट जो है सूट करती हैं। उसकी वजह क्या है, तो पाकिस्तान के पास सारे वो प्लेयर हैं जो चलाने वाले हैं। ठीक है, वो गेम को चलाएंगे। और पाकिस्तान के पास स्पिनर जो है ना वो सैम अयूब, सुफियान मकीम बहुत अच्छा स्पिनर है पाकिस्तान के पास वो। और अब जो है ना वो नवाज जो है ना वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो सिर्फ पाकिस्तान का फास्ट बॉलर क्लिक कर जाएं
मैच में, तो इंडिया मैच नहीं जीत सकता। तो सुनते हैं आगे ये क्या कहते हैं। ऑप्शन रहती है। उन्होंने 397 रन बनाए हैं इस साल जो टी20 खेले हैं, सिर्फ इस साल की मैं बात कर रहा हूं। एवरेज 38 किया, स्ट्राइक रेट 151 का है। तो साइम अयूब का इस साल का स्ट्राइक रेट उनके मजमूई स्ट्राइक रेट से कहीं बेहतर है, साइम अयूब के मजमूई स्ट्राइक रेट से। मगर आप अभिषेक शर्मा के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा उनका पलड़ा भारी नजर आता है अभिषेक शर्मा का। खासकर मैंने उनकी जब बैटिंग इंग्लैंड के खिलाफ आर्चर वुड के खिलाफ देखी थी ना, तो मज़ा आ गया था कि यार ठीक है इंडिया का प्लेयर है, बट फास्ट बॉलर को जिस तरह आधी पिच पे चढ़ के खेल रहा था, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। बट साइम अयूब के पास भी पूरी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि वो छोटे हैं, मतलब रिकॉर्ड देखा जाए तो अभिषेक शर्मा का पलड़ा थोड़ा भारी ज़रूर है, बट साइम अयूब में भी गट्स हैं। खासकर बॉलिंग अभिषेक शर्मा भी करते हैं, मगर बॉलिंग परस्पेक्टिव में अगर थोड़ा सा एडवांटेज तो साइम अयूब को मिलता है, वो है। अब शिवम दुबे मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में खेलेंगे, इंडिया के प्लेइंग 11 में। मैं हैरान हूँ इनको लिया भी क्यों है। मतलब शायद अय्यर होने चाहिए, ऑलराउंडर कितने रखने हैं आपके पास? अक्षर पटेल के ऑप्शन है, स्पिन ऑलराउंडर शायद आप रख सकते हैं यहाँ पर। फास्ट बॉलर दूसरे ऑलराउंडर की शायद दूसरा से जरूरत नहीं थी, फिर रिजर्व क्रिकेटर भी आपने अनाउंस किए हैं, उसमें आप शिवम दुबे का डाल सकते थे, अगर जरूरत पड़ती तो आप उनको कैरी कर लें। बट मुझे लगता है कि खैर उनके 26 इनिंग्स में 531 रन हैं, 31 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट उसका भी 140 का है, जिसका मैं कह रहा हूँ कि ये जरूरत नहीं है, मगर उसका स्ट्राइक रेट 140 का है यार, ये एक खास है। अगर हम उनका कंपैरिजन फहीम अशरफ से करें तो इस साल फहीम अशरफ ने 8 मैच खेले हैं, 97 टोटल रन बनाए हैं, एवरेज 16 की है यानी 16 की, और स्ट्राइक रेट 149 का है। स्ट्राइक रेट शायद इनका एज है फहीम अशरफ का, बट शिवम दुबे के मुकाबले में मुझे लगता है कि मतलब शिवम दुबे आई गेस के शायद बैटिंग ऑलराउंडर हैं, फहीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, मगर बैटिंग में शायद उसको जो वो प्लेइंग 11 में नहीं खेलेगा। पाकिस्तान का फहीम अशरफ का भी प्लेइंग 11 में खेलना थोड़ा मुश्किल मुझे जरूर लग रहा, हो सकता है तीसरे फास्ट बॉलर के तौर पर उनको प्लेइंग 11 में डाल दें कि बैटिंग बढ़ जाएगी, बट मुझे लगता है इनकी जगह पे स्पिनर ही होना चाहिए, होना है। दोनों ही ऐसे ही हैं जो प्लेइंग 11 के बगैर चल सकती है, बट शिवम दुबे बैटिंग एज है, फहीम अशरफ बॉलिंग एज है। अगर अगला हम देखें हार्दिक पांड्या, जिसके 90 टी20 मैच में 1812 रन हैं, एवरेज 27 की है ओवरऑल, और स्ट्राइक रेट 141 का है। बॉलिंग की बात तो बाद में आएगी, मगर मैं बैटिंग की अगर आपको बात बता दूं तो इनके बराबर में कोई नहीं है टी20 में। मुझे लगता है कि शायद वर्ल्ड वाइड भी आप घूम के देख लें तो आपको कोई नहीं मिलेगा, तो पाकिस्तान का कंपैरिजन तो शायद ना ही करें तो बेहतर है। और बॉलिंग में देखें 94 विकेट है, इकॉनमी 8.20 की हार्दिक पांड्या, सो ही इज अ सॉलिड ऑलराउंडर, टी20 का तगड़ा ऑलराउंडर है। इनके साथ मैं किसी को नहीं रख रहा क्योंकि कोई है नहीं है। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की है कि हार्दिक पांड्या ने हमेशा क्रूशल वक्त के ऊपर आकर बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी की है। जब इंडिया को ज़रूरत होती है विकेट की, वो आकर विकेट भी निकाल देते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ हार्दिक पांड्या को टैकल करना है। अगर पाकिस्तान हार्दिक पांड्या को टैकल कर गया ना, तो उनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है कि जो पाकिस्तान को जो है ना वो विकेट्स निकाल सके और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर सकते। हार्दिक पांड्या हमेशा क्रूशल वक्त के ऊपर आकर जो है विकेट निकाल देता है। तो मैंने देखा है उनको, मुझे डेंजरस लगता है हार्दिक पांड्या। बहुत अच्छा बैट्समैन भी है और बॉलिंग भी जो है ना वो बहुत अच्छी करता है। मेन बॉलर से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग वो कर जाता है। ये बात उन्होंने ठीक कही है। सुनते हैं आगे क्या कहते हैं। जिधर गलत बोलेंगे हम उधर रोकेंगे, पाकिस्तान जीतेगा। अक्षर पटेल की बात करें 44 टी20 ओवरऑल टी20 मैचेस में 535 रन हैं, एवरेज 18 की है, स्ट्राइक रेट 139 का है। आप इनका नवाज के साथ कंपैरिजन अगर करें, इस साल का ही नवाज की आप देखें तो 5 मैचेस में 41 रन हैं, एवरेज 8 की है, स्ट्राइक रेट 113 का है। तो मतलब नवाज बैटिंग में तो, बॉलिंग का भी हम कर लेते हैं, बट बैटिंग में आई गेस के नवाज का पलड़ा काफ़ी वीक है। हालांकि अक्षर पटेल भी कोई वो उस तरह के नहीं, उनका जडेजा बहुत तगड़े ऑलराउंडर थे, अब तो खैर वो टी20 से रिटायर हो गए, मगर इस तरह के नहीं। बॉलिंग में इनके 6 मैचेस में 10 विकेट, ये बोला ना, जैसे मैंने बोला था कि जडेजा अच्छे ऑलराउंडर हैं, इस साल की अगर हम बात वही इन्होंने बोला। और अक्षर पटेल की बात करें तो 71 मैचेस में 71 ही विकेट हैं ओवरऑल और 7.20 की इकोनॉमी है। दोनों ठीक हैं, मतलब दोनों में कोई इतना मैं बराबर में रखूंगा। शायद इंडियन को बुरा लगे कि उनका अक्षर पटेल बहुत तगड़ा है, उसने बड़ी इनिंग भी खेली हुई है, सब चीज़ें ठीक है, मगर नवाज का 19-20 वाला मुकाबला है, किया जा सकता है। नवाज की इकोनॉमी इस साल 6 की है, उनकी ओवरऑल 7 की है अक्षर पटेल की, सो ठीक है, मतलब ऐसे ही 19-20 का ही फर्क है, ज़्यादा है नहीं है। संजू सैमसन अगेन 38 टी20 ओवरऑल टी20 मैचेस में 861 रन है, एवरेज 25 की, एवरेज कम है बट स्ट्राइक रेट उनका 152 का है। दूसरी तरफ हारिस को लिया जाए, अब ये दोनों में ना एक चीज़ खास है,
खैर संजू सैमसन एक प्लस पॉइंट है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, संजू सैमसन बड़ी इनिंग खेल सकता है, मगर उनका भी जब फेलियर होता है तो बुरा होता है, हारिस का भी फेलियर होता है तो बुरा होता है। बट थोड़ी डाइसी पिच के ऊपर शायद संजू सैमसन बेहतर खेल पाए हारिस को, और दोनों कीपर भी हैं बाई चांस, दोनों ओपनर भी हैं। तो संजू सैमसन की स्ट्राइक रेट है 152 का, और 154 का स्ट्राइक रेट हारिस का है, विकेट कीपर बैट्समैन हारिस का। इन्होंने एक 100 भी किया था बांग्लादेश के खिलाफ, मगर 14 मैचेस इन्होंने खेले। ये पाकिस्तान के उन 3 क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्होंने आफ्टर कैप्टनसी ऑफ सलमान आगा, या इस साल जो हमने 14 T20 मैचेस खेले हैं, सब के सब इन्होंने खेले हैं। इन्होंने खेले हैं, हसन नवाज ने खेले हैं और सलमान आगा ने खेले हैं। तो इनके 14 मैचेस में 265 रन है, एवरेज 22 की है, उनकी एवरेज 25 की है संजू सैमसन की। तो थोड़ा बेहतर प्लेयर है संजू सैमसन, मगर हारिस भी ठीक है, अगर थोड़ी पार्टी विकेट मिल गई तो दोनों तगड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई नहीं। शुभमन गिल भाई एवरेज वगैरह जो है ना वो कुछ इनका नहीं कंपैरिजन भी होती, जिस पाकिस्तान दिन के जिसका बल्लेबाज दिन से होना नहीं है होता। मैच शुभमन गिल उसने ने जीत 30 जाना है। T20 मैच में 500 लेकिन मुझे एवरेज 30 90% लग रहा है कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। इनका सोचो विचार के साथ हुआ, अगरचे कहा सूर्य कुमार यादव ने कि नहीं वो हमारे प्लान में थे, बस वो कहीं बिजी पड़ गए इसलिए T20 बाकी नहीं खेल पाए, अदरवाइज वो हमारे प्लान का हिस्सा ही रहे हैं और बला बला। बट मुझे लगता है कि इनका स्ट्राइकर 139 का है, और शायद इंडिया के 15 में अगर आप शुभमन दुबे को शामिल कर भी लें तब भी आपको नीचे बैट्समैन चाहिए। ऊपर तो आप सूर्य कुमार यादव की जगह खिलाएंगे या तिलक वर्मा की जगह खिलाएंगे, तो बेहतर था आप सूर्य कुमार मतलब शुभमन गिल प्लेइंग 11 में ना बनता और श्रेयस अय्यर नीचे बन सकते थे। और मुझे लगता है कि वो वहाँ से जायसवाल भी तगड़ा है, बट अब हमारे यहाँ यही होता है एशिया में ना, जो करंट फॉर्म में हो तो उनको ले लिया जाता है, फॉर्म का फायदा लेना चाहिए। बट मुझे लगता है श्रेयस अय्यर का जोड़ नहीं है, वो चाहे शुभमन गिल हो चाहे जायसवाल हो, कोई भी हो, जिस पोजीशन पे वो बंदा खेलता है इंडिया की इस टीम में नहीं है। रिंकू सिंह देख लीजिए, रिंकू सिंह ने 24 मैचेस में 546 रन किए हुए, एवरेज 42 की है, स्ट्राइक रेट 161 का है, गुड है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। मगर इनका मुकाबला मैं हसन नवाज के साथ कर रहा हूं। हसन नवाज ने 14 T20 मैच खेले हैं इस साल के, 339 रन हैं, एवरेज 28 की है, उसकी रिंकू की एवरेज 42 की थी। मगर स्ट्राइक रेट हसन नवाज का 175 का है, ये खास पॉइंट है, स्ट्राइक रेट 175 का है हसन नवाज का। मगर रिंकू सिंह को ना एक एडवांटेज है जो हसन को नहीं है, हसन नवाज को नहीं है। रिंकू सिंह के साथ कोई ना कोई तगड़ा ही प्लेयर बैटिंग कर रहा होगा। हसन नवाज बेचारा जब आता है फंसी होती है टीम, तो वहां से निकल के, तो मैं इसमें एज हसन नवाज को दूंगा, ट्रस्ट मी। अगेन ही इज टू यंग, अभी काफ़ी चीज़ें इनकी सामने आनी है, खुदा ना खासा कोई खामी किसी टीम ने पकड़ ली तो वो कैसे इससे कॉप अप करेगा, ये सब चीज़ें अभी होनी है। बट एट द मोमेंट जो फॉर्म है पाकिस्तान की T20 टीम में सबसे बढ़िया इसी बंदे की फॉर्म है। तिलक वर्मा में 24 T20 मैचेस खेले हैं ओवरऑल, 749 रन हैं, एवरेज 49 की है, स्ट्राइक रेट 155 का है। मुझे लगा था कि शायद उतना बड़ा प्लेयर नहीं, मगर इसने बहुत अच्छा खेला, साउथ अफ्रीका में भी, फिर आके इधर अपने इंडिया में भी शो किया इसने, शायद 2 या 3 लगातार इस लड़के। दोस्तों 50,000 उधार लें और 20,000 वापस करें। अब ज्यादा सूद वाले कर्जों के लिए मजीद दरख्वास्त ना। अच्छा खेला साउथ अफ्रीका में भी, फिर आके इधर अपने इंडिया में भी शो किया इसने, शायद 2 या 3 लगातार इस लड़के के 100 है T20 में, डोमेस्टिक इंटरनेशनल मिला के। इनका मुझे लगता है मैं कंपैरिजन ये भी शायद थोड़ा सा गलत होगा, बट फ़खर जमान, क्योंकि फ़खर जमान भी इसी पोजीशन पे नीचे खेल लेंगे। फ़खर जमान के 97 T20 मैचेस में 1949 रन हैं, पाकिस्तान में T20 में सबसे ज़्यादा रनिंग के हैं जो टीम अनाउंस हुई है। एवरेज 22 की बनती है, तिलक वर्मा की एवरेज 49 की है, फ़खर जमान की स्ट्राइक रेट 131 की है, उनकी स्ट्राइक रेट 155 की है। बट मुझे पता है कि जो चीज़ें फ़खर जमान के पास हैं, यानी खड़ा हो गया तो अगली टीम की ऐसी तैसी फेर दी, वो भले मिचेल स्टार्क को, पैट कमिंस हो, जैसा मर्जी बॉलर होवे। बस मैं ये देखना है कि बुमराह को इन्होंने अच्छा खेला हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, बट बुमराह के आगे अब रन करना एक चैलेंज रहेगा, जो कि मैं देखना चाहूँगा अगर फ़खर जमान आई होप कि अच्छी फॉर्म में मिल जाएं और वो कर पाएँ। मगर इस साल फ़खर जमान ने सिर्फ 5 मैच खेले हैं, ये मैं ओवरऑल आप उनको बता रहा हूँ, 97 मैचेस खेले हुए हैं, 1949 रन हैं, 22 की एवरेज है, 131 है। इनका स्ट्राइक रेट बज़ाहिर जैसे फ़खर खेलते हैं वैसा है नहीं, क्योंकि T20 इंटरनेशनल ज़्यादातर चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पर खेलते हैं जब दायरा खुला होता है, तो वहाँ पे स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रहता है। और अगेन पाकिस्तान और दूसरी टीम का कंपैरिजन इसलिए भी बनता है, हम ऊपर से थोड़े ना घबराए होते हैं। जब बाबर रिजवान खेलते थे ठीक है, हमें ऊपर से स्टारा मिल जाता था, पर नीचे फिर प्रॉब्लम ये होता था बॉलिंग कम रह जाती थी। तो कुछ इस तरह का है, मतलब हमारी बैटिंग के साथ कोई प्लेयर 135-40 वाली स्ट्राइक रेट में है ना, 132-35 वाली, तो ठीक है नीचे। बट ऑफकोर्स अब हसन नवाज आ गए 175 का स्ट्राइक रेट, तो वो मज़ा आएगा, हसन नवाज फ़खर जमान दोनों एक तरफ पिच पे खड़े हों। तो सूर्य कुमार यादव 79 T20 मैचेस में 2598
उनके रन हैं, यानी फ़खर जमान से कम मैचेस में इनके ज़्यादा रन हैं सूर्य कुमार यादव के। एवरेज 38 की है, स्ट्राइक रेट 167 का है, 167 का, इट्स टू मच। सोचिए ना, सूर्य कुमार यादव 167 का, तिलक वर्मा 155 का, रिंकू सिंह 161 का, शुभमन गिल 139 का, संजू सैमसन 152 का, अक्षर पटेल 139 का, हार्दिक पांड्या 141 का और शिवम दुबे 140 का। उधर से अभिषेक शर्मा 193 का स्ट्राइक रेट। इस तरह का स्ट्राइक रेट आपको मुश्किल से किसी इंटरनेशनल टीम में मिल पाएगा जो इंडिया के इस T20 टीम के अंदर है। तो इस किस्म का धांसू स्ट्राइक रेट ऑन पेपर किसी भी टीम को बहुत तगड़ा कर देता है। सो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव 79 मैचेस के अंदर 2598 रन हैं, एवरेज 38 की है और स्ट्राइक रेट 167 का है, इट्स टू मच। इनका अगर कंपैरिजन सलमान अली आगा से करें तो 18 इनिंग्स जो उन्होंने खेली हैं 380 रन हैं, कम मैचेस मिले हैं इनको, एवरेज 27 की, स्ट्राइक रेट 115 का है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, सलमान आगा का 100 के लगभग स्ट्राइक रेट है वनडे के अंदर। वो बुरा प्लेयर नहीं है। और मैं एक चीज़ शायद बाबर रिजवान पे मैं भी बहुत बोला हूँ, मेरे पे तो इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि PR है और ये वो सब चीज़ें हैं। बट मैं एक बात बताऊँ, ये कप्तान है पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान टीम में एशिया कप खेलने जा रही है, तो इनको फुल सपोर्ट करें सलमान आगा को। बुरा प्लेयर नहीं है, अच्छा प्लेयर है। अगेन सूर्य कुमार यादव के साथ कंपेरिजन नहीं बन सकता उस बंदे। अच्छा भाई, आप कर रहे हैं बात सलमान अली आगा की स्ट्राइक रेट और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की। आप ये चेक करें, सिचुएशन चेक करें, सलमान अली आगा किधर आकर खेलता है, 6वें 7वें नंबर पर आकर खेलता है। तो उधर टीम फंसी होती है, वो फिर बैटिंग को चलाना पड़ता है, इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती हैं, तो इसमें स्ट्राइक रेट कम ही होता है। तो उसकी प्लस पॉइंट ये है कि जिधर मर्जी चला सकते हैं गेम को, ठीक है। और आप बाबर आजम के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, बाबर आजम आते हैं ओपनर के ऊपर, ठीक है, उधर ये स्ट्राइक रेट हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ना। वो ज़्यादा बॉलें ले जाती हैं और फिर बॉलें जो है पीछे कम बचती हैं, इस वजह से जो है बहुत सारा प्रेशर जो है वो पीछे आने वाली बैटिंग के ऊपर होता है। तो सलमान अली आगा तो फंसे होते हैं जिधर आते हैं। मैं सलमान अली आगा को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो सच बात है मैं वो बता रहा हूँ। वो उधर फंसी होते हैं, उधर गेम को चलाना होता है, 3-4 आउट पहले हो जाती हैं, फिर वो गेम को बिल्ड करना पड़ता है, इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है। तो इस वजह से इसका स्ट्राइक रेट जो है वो कम है। जब देखना ना, जब अच्छी सिचुएशन में ऊपर से बैटिंग होगी, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ होगी, और सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट आप फिर चेक करना। इस तरह बाबर आजम और सलमान अली आगा का कंपैरिजन बनता नहीं है। बहुत से मीडिया वाले ये बोल रहे हैं कि उसका स्ट्राइक रेट सलमान अली आगा का कम है, फिर वो टीम में क्यों है। तो आपको ये मैंने बताना था, मैं बता दिया। आगे सुनते हैं ये क्या कहते हैं। ने बहुत अचीव किया, ये अभी नए हैं, बट इनमें ये बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी तगड़ा है सलमान आगा, एंड ही इज गुड प्लेयर, बुरा प्लेयर नहीं है। जहाँ पे डाइसी पिच चाहिए ना, इस पूरे पाकिस्तान का जो स्क्वाड हुआ है उसमें 2 प्लेयर खड़े होंगे, आपको जहन में रखिएगा, एक फ़खर, एक सलमान अली आगा। बाकी आपके सारे तितर बितर होते नजर आएंगे, या शायद शारजा फरहान भी थोड़ा बेहतर खेल लेते हैं, मगर इनकी टेक्निक बेहतर है बाकी सबसे। सो आप ये भी मान के चलें कि शारजा में आप खेलेंगे, स्पिन ट्रैक होगा, वहाँ पे कोई एक स्पिन खेलने वाला तो हो। दुबई में भी आप देख लें, वहाँ पे भी बास का स्पिन ट्रैक लगता है, तो आपको एक प्लेयर सॉलिड होना चाहिए, जो कि ये हैं, अच्छी बात है। अब अगर बॉलिंग मुआवजा किया जाए तो 63 मैचेस में 99 विकेट हैं अर्शदीप की, सबसे ज़्यादा हैं। वहाँ से अगर पाकिस्तान का मुआवजा करें, इस साल की ही अगर बात करें, तो अब्बास अफरीदी की सबसे ज़्यादा, मगर अब्बास अफरीदी तो पाकिस्तान टीम में ही नहीं है। उनके 13 मैचेस में 22 विकेट्स थी अब्बास अफरीदी की, 7.83 इकॉनमी है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के हारिस रऊफ का नाम आता है, 15 मैचेस में 18 विकेट्स हैं, 9.10 की इकॉनमी। वहाँ से जसप्रीत बुमराह, मुझे नहीं लगता जसप्रीत बुमराह का पाकिस्तान छोड़िए दुनिया के किसी भी बॉलर के साथ T20 का मुआवजा किया जाना चाहिए। सो वो एक अलग केस है। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, ये इनके स्पिन अटैक है, जो कि 2 बहुत ही तगड़े हैं, एक वरुण और दूसरा कुलदीप। वरुण के 18 मैचेस में 33 विकेट्स हैं और 7.02 की इकॉनमी है। अगर मैं इनका मुआवजा पाकिस्तान में किसी से कर सकता हूँ, वो सुफियान मुकीम है, जिनकी इकॉनमी 5.64 की है, 10 मैचेस में 17 विकेट हैं, तो बराबर का है नहीं है, मतलब वो सीनियर है थोड़ा सा, और सुफियान के ऊपर मुझे ज़्यादा उम्मीद है। कंपैरेटिवली अगर अब्रार को देखें, 11 मैचेस में 15 विकेट हैं, इस साल की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, और 8.36 की इकॉनमी है। वहाँ से आप अगर इनका अक्षर पटेल से करें तो 7.20 की इकॉनमी उसकी है। अक्षर पटेल 71 मैचेस में 71 विकेट हैं। कुलदीप यादव के 40 मैचेस में 69 विकेट हैं और 6.77 की इकॉनमी है। तो पाकिस्तान इंडिया दोनों को मिलाकर, अगरचे सुफियान मुकीम ने मैचेस कम खेले हैं, मगर उनकी इकॉनमी सबसे थोड़ी बेहतर T20 में मिल रही है आपको, 5.64 की इकॉनमी T20 में।
लगातार चांस मिलने चाहिए। अगरचे नमाज की इकोनॉमी भी इस साल 6.06 की थी, बट हमने चूंकि बांग्लादेश में मैचेस खेले थे 3, वो बड़े खास हैं। इवन वेस्ट इंडीज़ में भी हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए। इंडिया के मैचेस जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले या अमूमन थोड़े हाई स्कोरिंग थे, ये एक एडवांटेज है। क्योंकि मैं पाकिस्तान का जो देख रहा हूँ वो इस साल का देख रहा हूँ, क्योंकि सुफियान ने बेसिकली इस साल में ज़्यादा खेले हैं। 10 मैचेस में उनकी 5.64 की इकॉनमी बनती है। मगर पाकिस्तानी प्रॉस्पेक्ट देखा जाए तो उनकी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त है। खासकर आप देखिए बास अफरीदी की 7.83 की इकॉनमी है, हारिस रऊफ की 9.10 की इकॉनमी है, 8.36 की अबरार अहमद की इकॉनमी है, हसन अली की 10.71 की इकॉनमी है, शहीन की ये जो आप कह रहे हैं ना हारिस रऊफ की इकोनॉमी है 9 पॉइंट समथिंग, यही मेन वजह है कि पाकिस्तान जो है वो मैच नहीं जीता। आपका मेन बॉलर जो है वो 9 पॉइंट समथिंग इकोनॉमी के साथ जो है वो रन्स करवा रहा है, तो फिर आप मैच किधर से जीतेंगे आप? वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग, ख़ास तौर पर फास्ट बॉलिंग जो है ना वो क्लिक कर गई तो पाकिस्तान को कोई मैच नहीं हरा सकता। आपने जितने भी मैचेस पहले जीते हैं ना बॉलिंग की वजह से ही जीते हैं। तो बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग में डाउनफॉल आया हुआ है। और रही बात आपने जसप्रीत बुमराह की बात की, कोई उसको प्लेएबल नहीं है, ये है वो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का मैच उसके लिए टर्निंग पॉइंट होगा। उसके लिए डाउनफॉल स्टार्ट होने का एक जो ना मैच ये मैच होगा। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ अच्छा स्कोर करेगा और उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। आप ये मेरी बातें याद रखेंगे, आप ये देख लेना। 9.39 की इकॉनमी है, इस साल की बात कर रहा हूँ। फ़हीम अशरफ 8.23 की इकॉनमी है। नई नसीम ने 2 मैच खेले हैं, 1 विकेट लिए, मगर 13.50 की इकॉनमी है। सो बॉलिंग में इंडिया का पलड़ा बहुत तगड़ा है, खासकर बुमराह, कुलदीप, वरन अगरचे पाकिस्तान के खिलाफ 2021 में खेले थे, उसके बाद ड्रॉप भी हुए थे, अच्छा नहीं खेल पाए, मगर अब वो अच्छी फॉर्म के अंदर है। अर्शदीप अगेन T20 स्पेशलिस्ट, फिर पांड्या। सो एक डेकोरेटेड टीम है। ऑन पेपर मुझे लगता है कि इंडिया का पलड़ा पाकिस्तान से बहुत भारी है, मगर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान उनको हरा नहीं सकता, बट कम चांसेस ज़रूर हैं। और कम चांसेस इसलिए हैं कि पाकिस्तान का कोई 1-2 बैट्समैन, 1-2 बॉलर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाएं, और शर्त ये भी है फिर इंडिया अपने कैपेसिटी से बहुत बुरा खेले तब जाके। अदरवाइज ऑन पेपर श्रीलंका से भी बेहतर है इंडिया का ये स्क्वाड, अफगानिस्तान से भी बेहतर है, पाकिस्तान से भी बेहतर है, मगर इनका स्पिन डिपार्टमेंट तगड़ा है, और इनके स्पिन डिपार्टमेंट को कुछ टक्कर दे सकता है तो वो अफगानिस्तान का है। बट ओवरऑल फिर वो मार खा जाते हैं पूरी की पूरी टीम को तोला जाए तो। खैर, ऑन पेपर इंडिया इज़ फेवरेट, इसमें कोई शक नहीं है, मगर फॉर्म, प्रेशर, अब विदाउट विराट कोहली रोहित शर्मा खेल रहे हैं, वो दबाव उनके बल्लेबाज कितना सह सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। सो टाइम विल टेल हु इज़ द रियल विनर, बट ऑन पेपर इंडिया इज़ फॉर अहेड टू पाकिस्तान। अब अपनी राय कमेंट। यही बात मैंने पहले बताई है आपको, प्रेशर को किस तरह जो है वो हैंडल करेंगे विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा। तो वही बात इन्होंने लास्ट में बता दी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी तो किस तरह जो है वो पाकिस्तान जो है आगे जा सकता है। तो टेंशन कोई बात की नहीं, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, और प्रेशर जो है ना वो इंडिया के ऊपर ज़्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही हारता हुआ आ रहा है, हमारे लिए न्यू बात तो है होगी नहीं। तो इंडिया के लिए ज़्यादा प्रेशर होगा। वो इंडिया जो है ना वो जो हुआ है हालिया में, जो जंग कह सकते हैं आप या तनाव कह सकते हैं, उसकी वजह से इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो मुझे एक बात ये नहीं समझ आ रही कि इंडिया ने इतनी जल्दी एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए यस कैसे कर दिया। तो हो सकता है कुछ दिनों में इसके ऊपर भी कोई बातचीत आ जाए, टर्निंग पॉइंट कोई आ जाए, तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन इंडिया जो ना हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ हट नरमी का मुजाहरा करता है, लेकिन इस दफ़ा बड़ी ही नरमी के साथ जो ना मामला जा रहे हैं, इसकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और आगे वीडियो को वो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।